नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में भारत के स्वदेशी रक्षा क्षेत्र की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश आत्मनिर्भरता की दिशा में लगातार मजबूत कदम बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और स्वदेश में विकसित आधुनिक सैन्य उपकरण देश की सुरक्षा को नई मजबूती दे रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते सालों में रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। स्वदेशी ताकतों से विकसित हथियार, मिसाइलें प्रणाली और युद्धपोत और अन्य रक्षा उपकरण अब भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान ने रक्षा उद्योग की नई गति दी है, जिससे देश न केवल अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है बल्कि रक्षा निर्यात में भी लगातार वृद्धि दर्ज कर रहा है। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, रक्षाकर्मियों और देश के युवाओं के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि नवाचार और स्वदेशी तकनीकी भारत को वैश्विक रक्षा क्षेत्र में नई पहचान दिला रहा है। उन्होंने नागरिकों से भी आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल पहुंचने में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका स्वागत किया गया है। राजधानी विक्टोरिया में सरकार की ओर से औपचारिक गार्ड ऑफ द ऑनर भी दिया गया और इस दौरान दोनों देशों के राष्ट्रीय गान बजाए गए और प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ द ऑनर को निरीक्षण भी किया है। इसके साथ ही वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों के साथ उन्होंने बड़े ही गर्मजोशी के साथ उनका भव्य स्वागत किया और ऐसे में ये दौरा जो है राजनीतिक समझौते को लेकर बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यात्रा के दौरान समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश, जलवायु परिवर्तन और हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग जैसे मुद्दों पर व्यापक चर्चा होने की उम्मीद है। भारत और सेशेल के बीच लंबे समय से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और दोनों देश समुद्री रक्षा, क्षमता निर्माण और विकास परियोजना में लगातार सहयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के द्विपक्षीय संबंधों के नई गति मिलने की संभावना जताई जा रही है और इसके अलावा दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं, जिससे आर्थिक और रणनीतिक सहयोगों को और मजबूती मिलेगी और ये यात्रा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की पड़ोसी प्रथम और सागर नीति के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी के अयोध्या से है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले को चर्चाओं में पुलिस ने अब बड़ा कदम उठाते हुए सभी नामजद आरोपियों के घरों पर एक साथ छापेमारी की है और इस कार्रवाई का उद्देश्य मामले से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाना है, आर्थिक लेन देन की जांच करना और आरोपियों के नेटवर्क की जानकारी हासिल करना है। पुलिस टीमों ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी, तलाशी अभियान चलाया है और आरोपियों के परिजनों से पूछताछ की है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई है कि चढ़ावे की राशि का इस्तेमाल कहां और किस प्रकार किया गया है। छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री की जांच की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले में जुड़े सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जा रही है और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। सूत्रों के अनुसार जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आगे और लोगों से पूछताछ की जा सकती है। यदि नए साक्ष्य सामने आते हैं तो अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई की भी जाएगी। फिलहाल पुलिस और पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। अधिकारियों ने कहा है कि पूरी जांच होने के बाद ही पूरे घटनाक्रम और जिम्मेदार लोगों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी। मामले पर प्रशासन की नजर बनी हुई है और आगे की कार्रवाई आगे की निष्कर्षता के आधार पर निकाली जाएगी। और ऐसे में खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां पर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। राम मंदिर चढ़ावे को लेकर यह मामला बताया जा रहा है। राम मंदिर चढ़ावा घोटाले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और सभी आरोपियों के घरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। और हमारे साथ खबर पर जुड़ चुके हैं मैनेजिंग एडिटर हैं रमेश ठाकुर जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि राम मंदिर दान मामले में लगातार पुलिस की कार्रवाई भी देखी जा रही है। सबसे पहले तो सवाल मेरा सर आपसे यही होगा कि राम मंदिर चढ़ावे घोटाले में किस तरीके से आप देख रहे हैं? नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है, देशव्यापी मुद्दा हो गया है। लाखों करोड़ों जो भी श्रद्धालु हैं उनकी आस्था पे ठेस पहुंचा है। अभी तक तो ये हो रहा था कि ये बात सही है या गलत है, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट जब आई है सामने तो उसके बाद तो ये सिद्ध हो गया है कि मामला बिल्कुल सही है। अब जिस तरीके से लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और लोग संदिग्धता के घेरे में आ रहे हैं, छोटे से लेके बड़े से लेके कई सारे ऐसे हैं जो सवालों के घेरे में खड़े हुए हैं। तो ये अगर हम इसमें
पिछले अगर इतिहास में देखें, जैसे 500 साल के बाद बड़े अथक प्रयासों के साथ में ये मंदिर बनते हुए हम लोगों ने देखा, जिसमें कई लोगों ने प्राण की आहुति भी दी है, श्रम आहुति दी है, पैसा दिया, लोगों ने सब कुछ दिया। अब उन लोगों के दिल पे और उन लोगों की आत्मा को किस तरीके से ठेस पहुंचाया इस घटना ने। अब ये इतनी शर्म वाली बात है, ये जिसको कोई भी जो भी सुन रहा है, चाहे देश का हो चाहे विदेश का हो, बड़ा शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन अब 2-3 चीजें इसमें हुई हैं। पहली तो ये है, बिना मुकदमे की SIT बनाई दी गई है। बिल्कुल। और उसके बाद में जब मुकदमा होता है तो उनमें उन लोगों को शामिल किया जाता है, अनएक्सपेक्टेड लोगों को, जिसके बारे में हम ज्यादा कहते नहीं थे कि यही आएंगे। चंपत राय का नाम हो गया, अनिल मिश्रा का नाम हो गया, या और दूसरे बड़े बड़े नाम है, वो सारे के सारे नदारत हैं। ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब पुष्ट खबर बिल्कुल नहीं आई कि उन लोगों ने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया, या फिर इस्तीफा देने भर से ये पूरा का मामला खत्म होता है? बिल्कुल नहीं होता है। बिल्कुल। तो सर, ऐसे में क्या लग रहा है कि लगातार कार्रवाई तो हो रही है, तो क्या सिर्फ छोटे अधिकारी ही जाएंगे या फिर बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी? नहीं, इसमें देखो, जानना तो सब कुछ ही है, बड़े अधिकारियों को जाना चाहिए। क्योंकि मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ, जिस तरीके से 500 साल का मैंने जिक्र करा, 500 सालों में हम आप सब लोगों ने ये ख्वाहिश से सपना देखा था कि मंदिर बने, बिल्कुल, और हम उसमें पूजा अर्चना करें, और हर एक हिंदू से जुड़े व्यक्ति की यही आस्था रही है। अब इस मौके पे मुझे लगता है किसी को चुप नहीं बैठना चाहिए। बिल्कुल, सबको आके बाहर आवाज उठानी चाहिए, और ये आवाज उठानी चाहिए कि मंदिर के परिसर में जो इस तरीके से चंदा लुटेरे बैठे हुए हैं, उनको पकड़ पकड़ के बाहर किया जाए, उनकी जगह पे ईमानदार लोगों को शामिल किया जाए। क्योंकि जब हमने देखा है, चाहे दूसरे धर्मों की अगर बात करें, मक्का मदीना की बात कर लें, बड़े बड़े मस्जिदों की बात कर लें, जामा मस्जिद की बात करें, कभी इस तरीके की बातें हमने सुनी नहीं है। हाँ, ये जरूर सुना था कि भाई हम कभी मंदिर में जाते थे तो जब बाहर आते तो जूता चप्पल चोरी हो जाती थी। बिल्कुल, यहाँ तक सीमित था। अब ये नहीं पता था कि प्राण प्रतिष्ठा होने के 3 साल के बाद में जो करोड़ों अरबों की अशर्फियां, बहुत आभूषण, महंगे महंगे आभूषण, ये सब जितना भी दान दिया गया है, पता चला वो सब चोरी हो गया। और वो चोरी, सबसे हास्यास्पद ये है कि अनीता, जितनी भी चोरियां हुई हैं वो पैसे रिकवर हो रहे हैं लगातार। बिल्कुल, ठीक है सर, एक सवाल मेरा आपसे और होगा, समय थोड़ा सा कम है, 2027 में चुनाव है, तो विपक्ष के लिए कितना बड़ा ये मुद्दा होगा? मुझे लगता है विपक्ष को बैठे बैठाए ऐसा मुद्दा लग गया है, और उनको कहने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल कुछ ना कहें, क्योंकि उसके बावजूद ही जनता इतनी दुखी, इतनी शर्मसार, इतनी परेशान हो गई है। मुझे लगता है अगर 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारती है, अगर सरकार चली जाती है, तो उसमें यही मुद्दा उसका कारण बनेगा। जी ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। वहीं बीजेपी IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा है कि विपक्ष को ऑपरेशन सिंदूर के वीर जवानों और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। मालवीय का आरोप है कि विपक्ष ने कई महीनों तक झूठा प्रचार किया, शत्रु देश के दुष्प्रचार को बढ़ावा दिया और संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को संदर्भ से हटाकर पेश किया। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री का बयान केवल उन दावों का खंडन करने के लिए था जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय लड़ाकू पायलटों को नुकसान की बात कही जा रही थी। मालवीय के मुताबिक विपक्ष ने बयान की एक पंक्ति को तोड़ मरोड़ कर राजनीतिक विवाद खड़ा करने की कोशिश की है। बीजेपी नेता ने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से सफल सैन्य अभियान रहा, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादियों और पाकिस्तानी सैन्यकर्मी मारे गए और नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने शहीद जवानों को पूरा सम्मान दिया, उनके नाम नेशनल वॉर मेमोरियल पर दर्ज किए गए हैं और उनके परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विभिन्न कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं पटना में कोचिंग संस्था में हुई फायरिंग के मामले में खान ग्लोबल स्टडी के निर्देशक फैसल खान उर्फ खान सर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पुलिस की जांच में उनके दोनों सुरक्षाकर्मियों के हथियारों को लेकर गंभीर सवाल सामने आए हैं। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियों ने अपने
केस डायरी में हथियारों के सत्यापन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य दर्ज करा है। पुलिस का दावा है कि खान सर के बॉडीगार्ड तालबेर सिंह के पास मौजूदा हथियारों का बिहार में वैध परमिट नहीं था। वहीं दूसरे सुरक्षाकर्मी प्रदीप कुमार द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों पर पुलिस ने आपत्ति दर्ज की है और इन दोनों बिंदुओं को केस डायरी में शामिल कर अदालत को सौंप दिया गया है। शनिवार को पटना सिविल कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान पूरी तरह से डायरी को पेश किया गया और अदालत ने खान सर की अंतरिम जमानत 30 जून तक बढ़ाते हुए अगली सुनवाई उसी दिन तय की है और तब तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। और खान सर के वकील ने कहा है कि उनके मुवक्किल जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। गौरतलब है कि जून की शुरुआत में कोचिंग संस्था में तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा कर्मियों द्वारा की गई फायरिंग के बाद से ये मामला दर्ज किया गया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं और ईरान सरकार ने देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार और अंतिम विदाई का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार 4 और 5 जून की राजधानी तेहरान में राजकीय स्तर पर श्रद्धांजलि समारोह, नमाजे जनाजा और अंतिम यात्रा का आयोजन किया जाएगा। सरकार ने खामेनेई को इस्लामिक रिवॉल्यूशन का शहीद लीडर बताते हुए कहा है कि पूरा देश उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए तैयार है। सरकारी कार्यक्रम के अनुसार 4 जुलाई को स्थानीय समय अनुसार सुबह 6 बजे तेहरान स्थित इमाम खामेनेई ग्रेट प्रेयर ग्राउंड आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे, जहां पर नागरिक अंतिम दर्शन कर सकेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय से पहले किसी को भी परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। 5 जुलाई को सुबह नमाजे जनाजा अदा की जाएगी और इसके बाद से अगले जगह से अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। सरकार ने बताया कि श्रद्धांजलि समारोह और जुलूस अलग अलग जगहों पर आयोजित किए जाएंगे ताकि बड़ी संख्या में लोगों को सुविधा मिल सके और विदाई समारोह पूरे दिन चलेगा और रात 8 बजे तक लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर मिलेगा। ईरानी प्रशासन ने आयोजन के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है और भीड़ प्रबंधन, यातायात, चिकित्सा सेवाएं और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं को विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही देश विदेश से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सरकार का कहना है कि पूरा कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी संबंधित एजेंसियां समन्वय के साथ काम करेगी। वहीं रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच पुणे में ग्रामीण पुलिस ने अहम कदम उठाते हुए रविवार सुबह लोहागढ़ किले पर घटनास्थल का सीन रिक्रिएट किया है। पुलिस टीम करीब 6:30 बजे मुख्य आरोपी सिया गोयल को किले पर लेकर पहुंची, जहां पर 18 जून को केतन अग्रवाल की मौत हुई थी। जांच अधिकारियों ने आरोपी से पूरे घटनाक्रम को दोहराने के लिए कहा ताकि उनके बयान और घटनास्थल के तथ्यों का मिलान किया जा सके। पुलिस के अनुसार सिया गोयल को उस जगह पर ले जाया गया जहां से कथित तौर पर उनसे अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन अग्रवाल को गहरी खाई में धक्का दिया गया था। जांच टीम ये भी समझने की कोशिश कर रही है कि घटना किस तरह हुई, आरोपी कहां खड़े थे और क्या घटनास्थल की परिस्थितियां उनके बयानों से मेल खाती है। और अब तक की जांच में पुलिस का दावा है कि 20 साल की सिया गोयल की सगाई केतन अग्रवाल से हुई थी, लेकिन वो ये शादी नहीं करना चाहती थी और इसी दौरान उसका चेतन चौधरी के साथ प्रेम संबंध था। पुलिस के मुताबिक दोनों ने मिलकर केतन की हत्या की साजिश रची और घूमने के बहाने उसे लोहागढ़ किले पर बुलाकर खाई में धक्का दे दिया। जांच एजेंसियां मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल्स, रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि यदि सीन रिक्रिएशन और अन्य सबूतों में कोई भी विरोधाभास मिलता है तो उसी आधार पर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। वहीं देश में बार बार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने महाराष्ट्र टीईटी 2026 पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब पेपर लीक की घटनाएं मौसमी गतिविधियां बन चुकी है और लगभग हर बड़ी परीक्षाओं के साथ यही कहानी दोहराई जा रही है। सिंघवी ने सवाल उठाया कि आखिर हर बार सिर्फ निचले स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों होती है जब मंत्रियों की जवाबदेही तय नहीं की जाती है। उन्होंने महाराष्ट्र टीईटी का जिक्र करते हुए पूछा है कि यदि स्थानीय अधिकारी जिम्मेदार है तो संबंधित मंत्री क्यों नहीं। और इस तरह उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में भी केंद्रीय मंत्री की जवाबदेही पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा है कि लगातार हो रही ऐसी घटनाएं सरकार की जवाबदेही और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी को उजागर करती है। दरअसल महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने 28 जून को होने वाली शिक्षा परीक्षा यानी कि टीईटी 2026 को प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद से स्थगित कर दिया है और मामले में भिवंडी पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर छापेमारी करके 3 लोगों को हिरासत में लिया। जांच के दौरान कई सेट से प्रश्न पत्र बरामद हुए जिसे लीक की पुष्टि होने की बात सामने आई है। पूरे मामले की जांच के लिए ठाणे पुलिस ने विशेष जांच दल यानी कि SIT का गठन किया है। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मास्टरमाइंड पर
कार्रवाई की बात कही है। बिहार के भोजपुर जिले के चर्चित भरत भूषण तिवारी कथित एनकाउंटर मामले में अब नया मोड़ सामने आ गया है। भरत तिवारी के परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हुए सीधे भोजपुर के एसपी राज और जगदीशपुर के एसडीएम संजीत कुमार पर साजिश रचकर हत्या कराने का आरोप लगाया है। भरत की भाभी सुमन देवी का दावा है कि ये कोई पुलिस मुठभेड़ नहीं बल्कि पहले से तय की गई सुनियोजित हत्या है। उनका कहना है कि भरत के पास कुछ ऐसा अहम तथ्य और सबूत थे जिनकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को थी और इसी वजह से उन्हें रास्ते से हटाया गया। परिवार ने ऐलान किया है कि 23 जून को श्राद्ध कर्म पूरा होने के बाद से हाई कोर्ट में याचिका दायर करके दोनों अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की जाएगी। सुमन देवी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि पुलिस ने शुरुआत में 3 गोलियां लगने की बात कही थी, जबकि रिपोर्ट में 5 गोलियां लगने की पुष्टि हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि 3 गोलियां घटनास्थल पर चली, जबकि 2 गोलियां बाद में वाहन और अंदर मारी गई हैं। परिवार की मांग है कि पूरे मामले की जांच किसी रिटायर्ड जज से नहीं बल्कि हाईकोर्ट के कार्यरत यानी कि सिटिंग जज की निगरानी में कराई जाए, क्योंकि उन्हें मौजूदा जांच प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। उन्होंने बेटे की मौत के बाद से भरत की मां आशा देवी की तबीयत लगातार खराब बताई जा रही है। परिवार का कहना है कि घटना के कई दिन बाद भी किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और अब न्याय के लिए वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं यूपी के उन्नाव के भगवंत नगर में एक अनूठी धार्मिक और सामाजिक पहल की शुरुआत हुई है। पावन बक्सर धाम में समाजसेवी पुष्पेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में आजीवन श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा का शुभारंभ किया गया। यात्रा की शुरुआत दीप प्रज्वलित और श्रद्धालुओं का शरण परखने की साथ की गई है। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मां चंद्रिका देवी का आशीर्वाद से अब हर रविवार बक्सर धाम में 3 बसें अयोध्या धाम के लिए रवाना होंगी। उन्होंने संकल्प लिया कि विधानसभा के सभी श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन कराने के बाद ही वो स्वयं अयोध्या जाकर दर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों की सेवा और धार्मिक आस्था को बढ़ावा देना उनका निरंतर प्रयास रहेगा और इस पहल को क्षेत्रवासियों ने सराहनीय और प्रेरणादायक बताते हुए समाज के लिए मिसाल बताया है। वहीं सीतापुर में रविवार को जिला महिला चिकित्सालय में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने फीता काटकर किया। उन्होंने शिशुओं को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की और इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुनीता कश्यप ने जिलाधिकारियों को स्मृति चिन्ह स्वरूप भेंट भी किया और कार्यक्रम के बाद से जिलाधिकारी ने मातृ सुरक्षा केंद्र की निरीक्षण किया और अस्पताल की साफ सफाइयां, व्यवस्था, सेवाएं और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने चिकित्सकों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की और उपलब्ध व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही निर्देश दिए कि मरीजों को गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, अस्पताल परिसर की स्वच्छता बनाए रखना और सभी व्यवस्थाओं का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाए। वहीं यूपी के कानपुर के आजाद कुटिया क्षेत्र में एक युवक द्वारा खुलेआम असला लहराते हुए दहशत फैलाने का मामला सामने आया है। मामूली विवाद के दौरान आरोपी ने बंदूक निकालकर दूसरे युवक की कनपट्टी पर सटा दी और जान से मारने की धमकी दी। घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोगों में भय व्याप्त है। पूरा वारदात जो है वो मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में आरोपी युवक हाथ में असला लेकर धमकी देते हुए दिखाई दे रहा है। घटना के बाद से आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिन दहाड़े हथियार के बल पर धमकी देने की इस घटना ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की तत्काल सूचना देने की अपील की है। थाना बर्रा से संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति को असला दिखाकर धमकी दिए जाने की बात कही जा रही है। प्रकरण में अवगत कराना है कि धमकी देने वाला व्यक्ति महेंद्र सिंह, जिसकी पत्नी के द्वारा अपनी बेटी से छेड़छाड़ किए जाने के संबंध में सुशील कटियार के बेटे के विरुद्ध पॉक्सो और छेड़खानी का मुकदमा लिखाया गया था, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा आपस में बातचीत करी जा रही थी। इस दौरान महेंद्र सिंह द्वारा असला दिखाकर सुशील कटियार को धमकाया गया, जिस संबंध में तहरीर प्राप्त होने पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी और अवैध असला के बारे में भी जानकारी। यूपी के बलिया में प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का जन्मदिन सेवा और समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया और इस अवसर पर जिले भर में धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। 100 से अधिक मंदिरों में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और मंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की गई। जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल और मिष्ठान वितरित किए गए, जबकि
मिश्रित केंद्र में महिलाओं को वस्त्र भी भेंट किए गए। परिवहन मंत्री के अनुज धर्मेंद्र सिंह की अगुवाई में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थकों ने भाग लिया। मेरे भाई छोटे भाई का जन्मदिन था, हमें पता है क्या जन्मदिन है, लेकिन एक ऐसा कुछ वाकयात हो गया था लखनऊ में जिसमें ये हमें बहुत हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मनाना ना उन्हें अच्छा लगा ना हम लोग ने सोचा। तो ये हुआ कि हम आज का दिन जो अस्वस्थ लोग हैं, जो थोड़े बीमार हैं, जिनके चेहरे से हंसी गायब है, तो आज हमने ये सोचा कि हम ऐसे लोगों के साथ मिलके, हमारे छोटे भाई धर्मेंद्र भैया के साथ हम मिलके और हर जगह आ रहे हैं, जा रहे हैं, और जो एक पैकेट है छोटी मोटी चीज़ों का जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे उनको खुशियाँ मिल सकें, जब हम उन्हें दे रहे हैं और उनके चेहरे पे जो मुस्कान आ रही है, दर्द में तो हैं तभी हॉस्पिटल में हैं, और उन दर्द के बीच में जब हम उन्हें दे रहे हैं, धर्मेंद्र बाबू दे रहे हैं, सारे लोग दे रहे हैं, और उनके चेहरे पे जो छोटी सी मुस्कान आ रही है, वो आशीर्वाद है, वो दुआ है जो मेरे मित्र दया बाबू के लिए हम लोग दुआ। जैसा कि हम लोगों को ज्ञात हुआ कि आज हमारे माननीय परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी का जन्म दिवस है, लेकिन उनका निर्देश था कि काफ़ी सादगी के साथ और बिना किसी उत्साह के जन सेवा करते हुए आज मनाया जाना है उनका जन्मदिन। तो उनके छोटे अनुज श्री धर्मेंद्र भैया 3 बजे हमको फ़ोन किए कि हम लोगों को आज फल वितरण और दूध और ब्रेड वितरण, बिस्किट वितरण मरीजों में करना है, जो कि मरीजों के लिए लाभदायक। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अवधेश त्रिवेदी को बीजेपी अवध प्रांत का क्षेत्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर बीजेपी नेता हिमांशु गुप्ता ने उन्हें हार्दिक बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया और उनके अनुभव और संगठनात्मक क्षमता से पार्टी को नई दिशा और मजबूती मिलेगी। हिमांशु गुप्ता ने कहा कि अवधेश त्रिवेदी जमीन से जुड़े कर्मठ और अनुभवी नेता हैं। छात्र जीवन से ही वो संगठन में सक्रिय रहे और बूथ स्तर तक उनकी मजबूत पकड़ है। उन्होंने कहा कि संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ उनका आत्मीय संबंध है, जिसका लाभ पूरे अवध प्रांत में पार्टी को मिलेगा। उन्होंने प्रदेश नेतृत्व के इस निर्माण की सराहना करते हुए कहा कि सही समय पर सही व्यक्ति को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हो डेली 24 भारत। मैं हूं अमित मौर्य। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है विश्व हिंदू परिषद के विभाग संयोजक डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जी। मैं बात करूंगा, अवधेश त्रिवेदी को अवध प्रांत के अध्यक्ष बनाए गए हैं, क्या कहेंगे? नमस्कार। मुझे ये कहते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है, बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे कटहरी विधानसभा के श्री अवधेश त्रिवेदी जी, बड़े भाई हमारे, वो क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत सम्मान पार्टी ने किया है। मैं राष्ट्रीय प्रदेश शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। कल मैं स्वयं गया हुआ था उनका स्वागत करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, बहुत अच्छा लगा, और यही चाहूँगा कि आगे जिले का विकास और पार्टी का विकास निरंतर चलता रहे और 2027 हम फिर से पूर्ण बहुमत के साथ जीतकर आएंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे कार्यकर्ता और युवाओं? मैं यही संदेश दूंगा कि अवधेश जी का साथ दें, उनका मान बढ़ाएं, और जो भी कुछ भी होता है पार्टी द्वारा निर्देशित किया जाता है उस पर काम करें, और 2027 में पुनः पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा का प्रचंड बहुमत के साथ स्वागत। अयोध्या मंदिर, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई, उसको लेकर क्या कहेंगे? अब उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने SIT टीम गठित की है। उनका जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। बाकी ठीक है, क्या कहा जाए उसमें, तो भाई बहुत टिप्पणी करना उचित नहीं है। और फिलहाल बस मैं इतना ही कहूँगा, बाकी कुछ आगे करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कह रहे हैं अगर अगली बार बीजेपी की सरकार बनेगी तो दोबारा चुनाव नहीं होगा, क्या कहेंगे? अरे कहने दीजिए, वो अखिलेश यादव है, ठीक है। अखिलेश यादव मतलब, फिर मैं भी एक दिन आप ही के चैनल मैंने कहा था, अखिलेश यादव मतलब झूठिया यादव, ठीक है। वो सब चलता रहता है, वो सब कोई मतलब नहीं है उनका कहने का, वो सब फालतू बात करते हैं। वो पहले खुद अपने आप को देखें
ठीक है, टोटी से लेके पता नहीं क्या क्या उन्होंने क्या कांड उनके खिलाफ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। वो जग जाहिर है, मीडिया जानती है, हंसी जानता है, उसमें बोलने की जरूरत नहीं है। बाकी जहाँ तक 27 में आने की बात रही, पूर्ण बहुमत के साथ 27 में आ रही है और चुनाव निरंतर होते रहेंगे। ये जनता है, जनता की पार्टी है, वो सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्बेडकर नगर से अमित मौर्य। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।